गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग मैम। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, ठीक है सर। कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है तो प्लीज बता देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक है गायनी का। सो वी आर स्टार्टिंग विद द लाइक इट्स नॉट अ डेमो क्लास बट इट्स अवेलेबल फॉर ऑल। बट एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग दी जो भी हमारा टॉपिक्स रहते हैं फॉर दी प्रिपरेशन के लिए, उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। सो फर्स्ट, अभी यहाँ पर जैसे आप गायनी को जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली चीज जो आती है बेसिकली द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वहीं से ही चीजें आगे रिलेटेड होती हैं गायनी में। जो भी जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही रिलेटेड होते हैं। बहुत ही कम ऑफकोर्स ऐसे हैं जो हम इसके अलावा पढ़ते हैं। तो हमें इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना कि एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली क्या क्या चीजें होती हैं, कौन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, वो जरूरी होता है। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, क्योंकि वो डिटेल आप चीजें अपनी थर्ड ईयर में बायोलॉजी क्लासेस वगैरह में सब पढ़ रखे हैं। बट जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर दैट एंड अ रिफ्रेशमेंट, एक तरीके से वो हो जाएगा उस नॉलेज का आपका। ठीक है। सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन। किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज बीच में पूछ लीजिएगा आप लोग। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वी ऑल नो दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। आप उसमें अगर पढ़ते हो तो एक मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, और आपका मतलब सिक्रेटरी फेज जिसे भी हम बोलते हैं, ये सारे आते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक्चुअली क्या है, एक साइक्लिक चेंजेस हैं जो कहाँ होते हैं, एचपीओ एक्सिस में होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं पूछेगा कि व्हाट इज एचपीओ एक्सिस, बट इसके रिलेशन में कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, क्या किसके वजह से हो रहा है, वो चीज जरूर आपको पता होनी चाहिए। सो एचपीओ एक्सिस इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। सो ये जो तीन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी, ये तीनों एक चीन की तरह अपने हॉर्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं, जो कि जरूरी होता है फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। यू ऑल नो दैट देयर इज अ जीएनआरएच जिसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। इट विल एक्ट ओवर द पिट्यूटरी, जहां से आपका एफएसएच और एलएच निकलता है। देन दे विल एक्ट ओवर द ओवरीज फॉर कॉजिंग द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द ओव्यूलेशन। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें होती हैं, एवरीबडी नोज दैट। So HPO axis is very important for preparing the uterus for implantation, because एक्चुअल में जो menstrual cycle जब भी किसी इंसान की स्टार्ट हो रही है अभी से, कि उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू हो रहा है। तो वंस यू कैन, इफ यू आर menstruating you can reproduce, right? So it is preparing the uterus for the implantation. अब अगर हम बात करें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो एक रिप्रोडक्टिव पीरियड है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ऑन एन एवरेज 12 से 50 ईयर्स के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलती है। मतलब 12 ईयर्स पे मेनार्की शुरू हो जाती है, आजकल तो और जल्दी हो जाता है, 10 पर भी हो जाता है। एंड 50 इज बेसिकली द एज जहां पर जाके मेनोपॉज होता है खत्म। मतलब 45 में भी हो सकता है, बट एक जो एवरेज एक पॉइंट एक जो डिसाइड कर रखा है दैट इज द 50 ईयर्स का मेनोपॉज होता है। और हमें पता ही है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो एक एवरेज ड्यूरेशन होता है दैट इज 28 प्लस माइनस 2 हो सकता है, जो हमें स्टैंड। क्या कुछ कोई कह रहा है? सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पीरियड क्या होता है, 28 डेज होता है। और वही ऊपर नीचे 2 डेज हो सकता है। की इवेंट्स की अगर हम बात करें, जो आप डिफरेंट फेजेस में बात करते हो, फर्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट रहता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जो आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। दे देन ओवुलेट, वहां से कॉर्पस ल्यूटेम बनता है। एंड देन कॉर्पस ल्यूटेम को अगर फर्टिलाइजेशन वही नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट होके फिर वो एंड हॉर्मोन्स का रिडक्शन हो जाता है, जिसके वजह से एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है। ये भी नटशेल में है कि ऐसे रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। ऑफ कोर्स इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर मेंसेस हो रहे हैं तभी कोई प्रोड्यूस कर सकता है, जो मैंने आपको बोला था। और हार्मोन बैलेंस रहते हैं। अगर इनमें कुछ भी बिगड़ता है तो ऑफ कोर्स हमें पता है दुनिया भर के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, बहुत सारी चीजें। ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ की इवेंट्स जो जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। नाउ अगर हम ओवरव्यू देखें कि क्या क्या रहता है, आप सबको पता है
कि व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर, सो इट ऑटोमेटिकली दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जहां जो चेंजेस आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज द ओवरी एंड द सेकेंड इज द यूट्रस। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें ग्रोथ होती है, और ओवरीज जो होता है वो फॉलिकल बनाता है। तो अगर हम अपनी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी दो में डिवाइड कर दें, सो वो चीज आती है एज एन ओवरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। ओवर मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन अलग अलग चीजें हो रही हैं, दोनों पैरेलली एक साथ में चलती हैं। ओवरियन साइकिल का अगर हम समझें, सो दैट इज द फॉलिकुलर ओव्यूलेशन, जिसे हम फिर वो ल्यूटल फेज शुरू हो जाता है। यूट्राइन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन हुआ, मतलब वही शेडिंग हुई एंडोमेट्रियम की, और जब शेडिंग होती है तो प्रोलिफरेटिव होता है उसके बाद में, एंड देन वो चीज सिक्रीटरी फेज में बन जाता है। अभी इसको हम और आगे पढ़ेंगे, बट ये नेम आप सब लोगों ने सुन रखे हैं। और हमने जैसे पहले बात करी थी कि इसको कौन कंट्रोल करता है, अगर तुमसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऑफ कोर्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, एंड इफ देयर इज एन ऑप्शन लाइक थायराइड ग्लैंड, ओवरी, एक ऑप्शन में हाइपोथैलेमस हो, और चौथे में तीनों चीजें लिखी हुई एचपीओ एक्सेस, hypothalamus, pituitary and ovary. So your answer will be HPO axis. ठीक है, so तीनों ही responsible होते हैं for the menstrual cycle to occur normally. And both the cycles जो हमने बोला है, ovarian and endometrial cycle और the uterine cycle, दोनों ही साथ में चलती हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया है? किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज यू कैन आस्क। बड़े आगे, एटलीस्ट यू शुड से समथिंग। तो पर्चिया तो बुला कर नहीं लेते। ओके, प्लीज आप लोग अपना योगदान दे दें यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग पूछोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज। सो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर, अगर हम डिवाइड कर दें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो हमने जैसे बोला कि 28 दिनों के लिए रहती है, 28 डेज के लिए। तो जो इनिशियल डेज होते हैं, दैट इज द फर्स्ट फिफ्थ डे, सो दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पर एंडोमेट्रियल की शेडिंग होती है एंड देयर इज एन ब्लीडिंग पर वेजाइना। सो हमें सबको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ द ओवम एंड द स्पर्म डजंट मीट टुगेदर, सो क्या रहता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, आप सबको पता है। एक अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, सो वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम जवाब आता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब तक प्लेसेंटा अपना टेक ओवर नहीं करता है, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम ही है वो एक ऑर्गन, ऑर्गन तो नहीं कहूंगी, एक स्ट्रक्चर, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को और ईस्ट्रोजन को निकालता है, जो कि मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, सो अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो हम सबको पता है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो होंगे वो क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। सो अब यूट्रस को जो सपोर्ट मिल रहा था, जिससे वो अपने सेल्स को ग्रोथ कर रहा था, वो चला गया। सो यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है, एंड इट विल लेड टू द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, so it will lead to the menstruation. This cycle repeats। एक मिनट रुकना प्लीज। Okay, so if fertilization does not occur, the corpus luteum disintegrate and hormones जो होते हैं, कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो डाउन चले जाते हैं, एंड जिसके वजह से यूट्रस की लाइनिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, सो लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। अब ये साइकिल ऑफ कोर्स रिपीट होती रहती है, हर महीने होती है, अंटिल कोई लेडी को मेनोपॉज हो गया तब तक। और हम सबको पता है, अभी हमने जैसे पीछे बात करी कि जो मेनोपॉज होता है वो लेट 40s में या फिर अर्ली 50s में हो जाता है, जो कि माँ क्या करता है कि इसके बाद अब वो फीमेल जो है वो
फर्टिलाइज नहीं रही, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पर आपको ये याद रखना है कि कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट हुआ और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल डाउन गए, एंड देन दी शेडिंग ब्लड एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो शेड होना शुरू कर जाती है, जो कि ब्लीडिंग के रूप में आ जाती है। ठीक है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर फॉलिकुलर फेज। मेंसेस, ठीक है, अब ब्लीडिंग हो गई, अब क्या होगा, बॉडी जो है वो रीजनरेट होना शुरू करेगी। सो फॉलिकल्स जो होते हैं, जो ओवरीज में पहले से प्रेजेंट है, ऐसा नहीं क्योंकि नया उग रहा है। हम सबको पता होता है कि हम आपने कभी पढ़ा भी होगा एस्ट्रोलॉजी वगैरह और साइकिल्स में कि जब बेबी पैदा होती है तो उसमें इतना मिलियन रहता है, फिर थाउजेंड्स में पहुंच जाता है प्यूबर्टी में, एंड देन अल्टीमेटली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो बिल्कुल बहुत ही कम हो जाता है। तो वो जैसे जैसे एज ग्रो होती है, वो फॉलिकल्स जो होते हैं वो रिड्यूस होना कम हो जाते हैं, मतलब रिड्यूस होना हो जाते हैं, नंबर उनका कम होना शुरू हो जाता है। सो ये जो फॉलिकल्स हैं हमारी ओवरी में प्रेजेंट हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा ओवरीज में, क्या बोलोगे आप? मैं मतलब ये पूछ रही हूँ कि कॉर्टेक्स में होते हैं या मेडुला में होते हैं? बताओ, आंसर दो। किसी ने कुछ टाइप किया, कॉर्टेक्स में होते हैं, यस। इट इज इन कॉर्टेक्स, नॉट इन द मेडुला। मेडुला जो होता है वो अंदर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स इज द पेरिफेरी वाला पार्ट है। मेडुला के अंदर जो होती हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो लिम्फ वगैरह ये सब होते हैं, और कॉर्टेक्स में हमारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, पेरीफेरी पे होते हैं। ठीक है। सो जो ये फॉलिकुलर फेज है, वहां पर आपके ये एफएसएच कहाँ से आया? एफएसएच पिट्यूटरी से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके वजह से निकला? हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच निकाला था, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने पिट्यूटरी पर काम किया था, एफएसएच निकाला था। एफएसएच जो होता है वो फिर ओवरीज पे काम किया, एंड देन एफएसएच की वजह से फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना। और हमेशा ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फॉलिकल ग्रो करेगा, बहुत सारे फॉलिकल एक साथ ग्रो करते हैं। हमें पता है फॉलिकल्स जो होते हैं वो जैसे बढ़ते हैं उनमें सेल्स जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल से क्या है, ईस्ट्रोजन निकल रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, यू डोंट हैव टू से कि ओवरी से निकल रहा है। इट्स अ वेरी लाइक 12th क्लास का लेवल का, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, इवन 12th में भी नहीं होता है ऐसा। तो तुम्हें बोलना है कि कहाँ से निकल रहा है, ग्रैनुलोसा सेल से निकल रहा है ईस्ट्रोजन। फिर जैसे जैसे फॉलिकुलर मतलब दिन बढ़ते हैं, 7th डे, 8th डे, 9th डे, 10th डे आता है, तो जो फॉलिकल्स, उसमें से एक ऐसा फॉलिकल होता है जो साइज बहुत बड़ा हो जाता है जिसका, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। डोमिनेंट जो लिखा हो ना, वन डोमिनेंट फॉलिकल, उसे क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ दैट ग्राफियन फॉलिकल, मतलब उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, तो क्या कहेंगे आप? एनीबडी? व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल? If anybody asks you what is the, no, it's not 10, it's 20, not nm, it is millimeter, 20 millimeter. Okay, so it's 20 millimeter. सो उसके वजह से क्या होगा, अब हमें पता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है उसमें भी ईस्ट्रोजन निकल रहा है, हाई ईस्ट्रोजन निकल जाता है। तो आपको पता होगा एक चीज होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा कि जब भी हाई ईस्ट्रोजन आ जाएंगे वो क्या करेंगे, एफएसएच को सप्रेस कराएंगे। ठीक है। जब भी बहुत हाई लेवल हो जाता है ईस्ट्रोजन का तो वो एक नेगेटिव सिग्नल देता है पिट्यूटरी को कि तुम अपना एफएसएच डाउन कर दो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अब देखो, एफएसएच खत्म हो गया, फॉलिकुलस बढ़ गए, फॉलिकुलर ने क्या किया, ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर दिया। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ये ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पर जाके काम करेगा, और उसके जो सेल, जो उसकी शेडिंग हो गई थी, अब वो नए एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं, डेसिडुआ जो होती है, उसको ग्रो करना शुरू करे। ठीक है। सो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन बिगिंस अंडर द ईस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस। ओके। सो यहाँ तक सबको अंडरस्टूड है? कोई इश्यू है किसी को? ओके। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हमें पता है
हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 14 डे 14 डे 14 डे ऐसे आप पढ़ते होगे निकलता है। बट हमेशा ये याद रखना, जब भी ये 14 डे बोला जाता है, आप सबको ही पता होगा वैसे, दिस इज द 28th डे ऑफ साइकिल, मतलब 28, अगर किसी की साइकिल चल रही है 28 दिनों की, उसके लिए बोला जाता है ये 14 डे। अगर तुम्हारे पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक पेशेंट है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 32 दिनों की है, ठीक है, 32 दिनों की है, नाउ कैलकुलेट द ओवुलेटरी पीरियड, हाउ विल यू कैलकुलेट इट? तो ओवुलेशन कहाँ कब होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब टोटल हाँ, फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल से -14 डेज, माइनस यस, फोर्टीन वेरी डेज गुड। या, तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी तुमसे कोई पूछा जाए कि कब होगा, तो माइनस, जैसे सपोज 32 है तो उसमें से आप 14 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 18वां दिन पे बेसिकली हो जाएगा उसका ओवुलेशन। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओवुलेशन क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम ये दिन पढ़ते हैं या टर्म 14 डे 6 से, वो हमेशा हम 28th साइकिल जो होती है उसको लेके चलते हैं। तो वेरी गुड, यू नो दैट, इसको हम -14 कर देते हैं। सो वी ऑल्सो नो दैट कि जो ओव्यूलेशन होता है वहां पर एक हार्मोन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि ओव्यूलेशन कराता है, जिसे हम बोलते हैं LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सो ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय LH सर्च, ठीक है। LH कौन निकाल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी निकाल रही है, FSH और LH दोनों ही वो निकालती है। सो LH जो होता है, LH का एक सर्ज आता है, ठीक है। इट इज कॉज बाय सस्टेन हाई ईस्ट्रोजन, मतलब क्यों आया LH का सर्ज? क्योंकि ईस्ट्रोजन भी बिल्कुल बहुत बड़ा हुआ बना हुआ था, जो कि कौन निकाल रहा था? ग्रैनुलोसा सेल्स निकाल रहे थे। और जब भी हम बोलते हैं कि LH सर्ज हो रहा है, तो LH सर्ज में एक वैल्यू बहुत आती है, इट इज अबाउट 75 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर समथिंग, जो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू दैट इज, कहीं पर नैनोग्राम भी लिखा रहता है, कि जो चाहिए होती है फॉर दी LH के लिए। एंड यू ऑल नो दैट कि अबाउट 36 और 72 आवर्स के पहले ही LH राइज होना शुरू हो जाता है, मतलब ओवुलेशन से ऑफकोर्स जो एक प्री ओवुलेटरी फेज होता है, उस दौरान वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपकी ये जो वैल्यूज हैं, LH है, वो कॉज कराएगा ओवुलेशन, ठीक है। ये याद रखना, यस इट इज 75, आपने सही लिखा है। ओके, सो रिजल्ट अब क्या होगा, जो LH आपका निकला, ओवुलेशन कराया, उस ग्राफिन फॉलिकल से जो बीच का ओवम है, बेसिकली जो एक पार्ट है जिससे कि स्पर्म को फर्टिलाइज करना है, वो ओवम निकल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा भी जाता है, सबको पता है कि जो मियोसिस होती है, हमें पता है ये बीच में अटक जाती है ना। जब आपके ओवरियन जो सेल्स थे वो बन रहे थे, तो पहले तो माइटोसिस एंड देन मियोसिस शुरू होती है, बट फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट नहीं होती। सो एनीबडी इफ, अगर कोई आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब शुरू होता है, सो ये शुरू होता है एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन पे शुरू होता है, ठीक है। या वेरी गुड, डिप्लोटाइन स्टेज होती है उस पे। एंड सेकेंड मियोसिस कब होता है, ये भी आपको पता ही होगा, बता दो, सेकेंड मियोसिस कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तब होता है। सो उसके फिर वो पोलर बॉडीज वगैरह ये सब बनती है। चलो, पोलर बॉडी का इन केस कोई पूछ ले, तो फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी भी उसी दौरान बनाई जाती है, ठीक है। सो वी नो दैट कि यहाँ पर मियोसिस जो होता है वो हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? वी ऑल नो दैट द रिमेन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर द ओवुलेशन, जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे थीका सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, उनमें भी ओवर एक्टिविटी होती रहती है, कि येलो कलर का सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। एंड ओवम की जो वाइबिलिटी रहती है वो अबाउट 12 से 24 आवर्स तक की रहती है, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा? या कॉर्पस एल्बिसिन, बताओ किसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिसिन, आपने लिखा है। कॉर्पस एल्बिसिन किसे कहते हैं? एनीबडी नो व्हाट इज कॉर्पस एल्बिसिन? मैम। जो कॉर्पस लुटियम होता है वो जब डिजेनरेट हो जाता है उसके बाद वो कॉर्पस हाँ, एल्बिसस फॉर्मेशन। हाँ, यस, फॉर्म आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। बेसिकली वो एंडोमेट्रियल शेडिंग जो होती है अभी वहीं से शुरू हो जाती है। सो ओवम की वाइबिलिटी अबाउट 12 से 24 आवर्स हो जाती है। स्पर्म की वाइबिलिटी हम सबको पता है थोड़ी सी ज्यादा होती है,
तो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जो एक टाइम रहता है, अगर जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको बोला जाता है कि किस दौरान इन लोगों को मीटिंग करना चाहिए। सो ओव्यूलेशन के 2 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर करना चाहिए, बिकॉज स्पर्म का जो वाइबिलिटी होता है वो अबाउट 48 hours तक का रहता है। ठीक है, नहीं 24 से ज्यादा होता है। इट्स नॉट 24 स्पर्म का, 24 से ज्यादा है, अबाउट 48 hours आप करते हैं, 48 से 36 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओवम से ज्यादा है, ओवम का है 12 से 24 घंटे। सो दिस इज अबाउट दी ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज वो होती है जब अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, वहां से बहुत सारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, एंड वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंडोमेट्रियल सेल्स पर जाके काम कर रहा है, बिकॉज ओवरी में तो कुछ ना कुछ करना नहीं है, करना जो है वो एंडोमेट्रियम का करना है। तो एंडोमेट्रियम के सेल्स जो होते हैं वो और ज्यादा प्रोलिफरेट होना तो पहले ही शुरू हो गए थे, वो जब फॉलिकुलर फेज चल रहा था। अब वो सिक्रेटिव होना शुरू कर जाते हैं, मतलब दे विल बिकम मोर, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टॉर्चरस होना शुरू हो जाती है, मतलब दे बिकमिंग अ गुड सॉइल फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, नंबर इज सेइंग समथिंग, सीमेंटिंग, यस इट इज सीमेंटिंग फॉर द एक नया बेसिकली जो जाइगोट आएगा उसको वो रख सके अपने में, तो वो एक तरीके से उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जा रही है। So corpus luteum secrete progesterone, estrogen and inhibin, वेरी इंपॉर्टेंट। इनहिबिन ये याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि इनहिबिन कहाँ से निकलता है। सो इनहिबिन जो है वो आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम, अगर कॉर्पस ल्यूटियम भी ना हो ऑप्शन में, और अगर ऑप्शन में ग्रैनुलोसा सेल लिखा हो तो प्लीज ग्रैनुलोसा सेल को टिक कर दें। ठीक है, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं लिखा होता है तो ग्रैनुलोसा सेल आएगा, बिकॉज अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। ठीक है, आंसर पता है, समझ में आ गया होगा वैसे। व्हाट इज अ ट्यूमर मार्कर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर? अरे अभी तो बताया, मैं समझ इनहिबिन जाएगा। है। या इट्स इनहिबिन। ओके, सो इनहिबिन जो है वो ग्रैनुलोसा सेल से निकलता है। इनकेस ग्रैनुलोसा सेल नहीं होगा ऑप्शन में, कॉर्पस ल्यूटियम लिखा होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को टिक कर देना। अब जो प्रोजेस्ट्रॉन भी निकल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, वो क्या करेगा, हमने पढ़ा ही कि एंडोमेट्रियम को एक तरीके से उसकी ग्रोथ करा रहा है फॉर इम्प्लांटेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वेल एंड गुड, वो चीज प्लेसेंटा बन जाता है, जायगोट बन जाते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाती है। बट अभी हम ऑप्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम गायनी पढ़ रहे हैं। सो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इफ नो फर्टिलाइजेशन तो ल्यूटोलिसिस होना शुरू हो जाती है, मतलब जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है उसका डिजेनरेशन होना शुरू हो जाएगा, तो वही कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा, फिर वो चीज पूरी डिजेनरेट हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाएगा। और पता ही है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एचसीजी, हमने अगर किसी ने पुरानी क्लास ली होगी, अभी जो लास्ट बहुत पहले हुई थी डेमो में, हम उसमें एचसीजी का हमने बहुत पढ़ा था। सो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन निकलता है, हमने पढ़ा था सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से निकलता है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, एंड देन वो फर्दर प्लेसेंटा बनना वहां से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो वो अभी हमारा नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ल्यूटियल फेज जो होते हैं वो अबाउट 15 से 28 डे तक रहते हैं, एंड देन अगेन फिर नई साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज यू कैन आस्क। ओके, सो अब इसी चीज को तुम कोरिलेट कर लो एंडोमेट्रियम साइकिल से जो हमने पढ़ा ऊपर। ठीक है, साथ साथ में हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये जो 1 से 5th डे की हो रही थी, जहां पर आपका कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट हो चुका था, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, शेडिंग होना शुरू हो जाएगी फंक्शनल लेयर की। आपने पढ़ा होगा एक आपकी डेसिडुआ जो होती हैं उनकी 3 लेयर होती हैं, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ एक्सटर्ना, डेसिडुआ मीडिया करके ऐसा रहती हैं। और जो सबसे आपकी बाहर की लेयर होती है जिसे हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं वो शेड करती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम ही खत्म हो जाता है, नहीं, जो आपकी बस बाहरी लेयर होती है, फंक्शनल लेयर होती है, वो शेड करती है। ठीक है, सो ये 1 से 5th डे में आपकी शेडिंग हो रहा है उसका। जब प्लॉरिफरेटिव फेज चल रहा था, मतलब जो फॉलिकुलर फेज है, तो उस दौरान जो ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रोथ हो रहे थे, तो यूट्रस में क्या हो रहा था, ईस्ट्रोजन के वजह से एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर रहा था। ठीक है, मीनमती सर किसी ने कुछ पूछा, या सुपरफिशियल लेयर की हो रही है, यस, ईस्ट्रोजन जो है वो रीजनरेट कर रहे थे
एंडोमेट्रियम को। और जो ये सिक्रेटरी फेज हो रही थी जो 15 से 28 दिनों का था, उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो निकला था वो क्या कर रहा था, क्वाइलिंग मतलब एंड सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, मतलब वो और ज्यादा टॉर्चरस बन जा रहे थे ग्लैंड, ताकि वो अच्छी एक थिक लेयर बना सके एंडोमेट्रियम की। तो अगर कभी भी आप एक अल्ट्रासाउंड देखोगे किसी का, तो हमेशा आपको कभी लगे अरे यार इसका ईटी तो बहुत ज्यादा है, ईटी मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस, कि अरे इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 14 मिलीमीटर है। सो हमेशा उससे ये पूछ लो कि तुमने जब ये अल्ट्रासाउंड कराया था तो तुम्हारा महीने का कौन सा दिन चल रहा था, ठीक है, उससे कोरिलेट करके देखो। ऑफ कोर्स अगर महीने का बोले कि अभी पीरियड्स, मीटिंग ना अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, बट मैं इसको लिंक फिर से कर दूंगी, सेम लिंक से रीज्वाइन कर लेना, ओके, क्योंकि इसमें 40 मिनट्स का होता है इसकी वजह से, तो इसको कर लेना। देन हाँ, तो हमेशा उससे पूछ लो कि आपने कौन से दिन पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया था। सो अगर वो मेंसेस के जस्ट बोलिए अभी खत्म हुआ था और तभी इतनी थिकनेस आ रही है, सो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अगर पता चला कि उसका 21वां 22वां दिन ही चल रहा था तब ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमेशा हमें अपना दिमाग भी लगाना है, सीधा रिपोर्ट पढ़ के कुछ भी नहीं बोल देना है। सो जो सिक्रीटरी फेज होगी इसमें सबसे ज्यादा थिक होगी एंडोमेट्रियल की साइकिल, वो एंडोमेट्रियल की थिकनेस। प्रोजेस्टेरॉन विल कॉजेज द क्वाइलिंग एंड द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड। ओके, नाउ अब अगर हम इसको हार्मोनल रेगुलेशन देखें, जो अभी हमने सबसे पहले बात करी थी, जो एचपीओ एक्सिस होता है, बेसिकली हमने वो बात कर ली है, इसको हम समराइज कर रहे हैं बस, कि हाइपोथैलेमस से हमें पता है एक पल्साटाइल, पल्साटाइल क्या होता है कि ठीक है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एंड देन अचानक से एक पल्स मतलब एक बहुत इंक्रीज होता है। सो पल्साटाइल इंक्रीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, जीएनआरएच का, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच निकालता है, जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि फॉलिकल्स ग्रोथ करता है। एलएच जो होता है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जो कि ओव्यूलेशन एंड ल्यूटेनाइजेशन करता है, एवरीबॉडी नोज दैट। ओवरी से मतलब जो हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स है वहां से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन और एक और है एक्टिविन। ठीक है, इतना कुछ खास काम नहीं होता है इनका, सिंपल इतना समझ लो कि एंडोमेट्रियल की ग्रोथ के लिए ही है। एक एक्टिविन निकलता है, और ये पूरी एक साइकिल रिदम में चलती है, तब जाके मेंसेस होते हैं। सो दैट्स व्हाई जब भी एक पीसीओडी का पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, सो दे गिव दी स्टेरॉइड्स, द हॉर्मोन्स, दी आपने देखा होगा माला एन वगैरह ये सब दी जाती हैं। तो माला एन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही होते हैं, लेवोनोजेस्ट्रॉल, ठीक है, एलएनजी हम जैसे बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि हार्मोन बाहर से मिले और साइकिल हो जाए। ठीक है, समझ गए? एनी क्वेरी? या ओसीपीज दी जाती हैं, जिसे हम माला एन, माला डी वगैरह इन सब के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। इसको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, जो भी मैंने आपको नाम पहले लिए भी थे, कि नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का क्या रहता है कि लो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो इनिबिट करते हैं जीएनआरएच को, एफएसएच को और एलएच को। बट एक और चीज याद रखना, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब बहुत ज्यादा हो जाता है हाई ईस्ट्रोजन, तो वो भी एफएसएच को जो है वो लो डाउन कर देता है। ठीक है, सो ईस्ट्रोजन जो होगा वो क्या करेंगे, एक फेज ऐसी आती है मतलब जो ओवुलेटरी वाली फेज है, तब जब बहुत हाई हो जाता है ईस्ट्रोजन, तो वो क्या करता है, लो डाउन कर देता है जीएनआरएच को, एफएसएच को और एलएच को। और पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि कोई चीज बढ़ रही है तो वो दूसरे को भी बढ़ाएगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्ट्रोजन के लिए, वो किसी भी हार्मोन के लिए, अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीजों को बढ़ाएगी। जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बढ़े तो उन्होंने जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को कम भी किया। पर एक फेज ऐसा भी आता है जब बहुत ज्यादा हाई एस्ट्रोजन हो जाता है, तो वो एलएच सर्च कराता है। हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एलएच सर्च, ईस्ट्रोजन जो इनिशियली बढ़ते हैं तभी जाके एलएच सर्च होता है। ये क्वेश्चन भी आ रखे हैं कभी कभार, तो ये याद रखना। सो हाई एस्ट्रोजन इंड्यूसेस द एलएच सर्च। क्लिनिकल रेलेवेंस मैंने आपको बताई दी अभी पीछे पीसीओडी से रिलेटेड, कि जब भी ये डिस्टरप्शंस होते हैं, जब भी इन हॉर्मोन्स की फीडबैक मैकेनिज्म में कोई भी खराबी आती है, कोई एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो उसकी वजह से साइकिल्स बिगड़ जाती हैं और एनोवुलेटरी साइकिल हो जाती है। एनोवुलेटरी साइकिल अगर आपको नहीं पता है तो मतलब क्या है कि मेंसेस तो हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट उसमें ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा, मतलब वो सॉरी फर्टिलाइज नहीं, ओवुलेट नहीं हो रहा है, तो एनओवुलेटरी साइकिल बोलते हैं। तो ऐसी वाली फीमेल्स को ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी जब ओवम ही नहीं निकल रहा है तो। सो एनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं और इरेगुलर मेंसेस हो। ठीक है, समझ गए? कोई इशू है? ओके,
सो अब एंडोमेट्रियल चेंजेस जो हमने पीछे पढ़े उसी को आप देख लो, जो मैं थिकनेस के बारे में आपको बता ही रही थी कि जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो मेंसेस के दौरान तो ऑफ कोर्स बहुत कम होगी ना, क्योंकि सारी शेडिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, सब एंडोमेट्रियम निकल गया उससे। सो 1 मिलीमीटर का थिकनेस रहता है। फिर जैसे जैसे प्रोलिफरेटिव थिकनेस मतलब पीरियड आने शुरू हो जाता है तो 3 से 4 हो जाती है। सिक्रेटरी आ जाती है तो 5 से 6, 7 से 8, 9, 10 इतनी भी बढ़ सकती है इवन। तो हमेशा मैं वही तुमको भी पीछे जैसे बोली कि कभी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखना, ऑलवेज आस्क कि आपने कौन से दिन कराया था, फिर उससे रिलेट कर लेना। ठीक है, इफ यू आर अ गुड डॉक्टर यू शुड डू दिस। ग्लैंड्स क्या करेंगे, जो मतलब एंडोमेट्रियल में ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं। इनिशियली स्टेट मतलब जो मेंसेस वाला पीरियड है। प्रोलिफरेटिव स्टेट में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ल्यूटरल फेस आता है, दे बिकम कॉइल्ड एंड सॉ टूथ अपीयरेंस भी मिलने लगता है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे मतलब बड़े 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 से होने लगेंगे वो ग्लैंड्स। वेसल्स इनिशियली स्ट्रेट होती हैं, स्पाइरल हो जाती है, एंड दैट दे कॉन्स्ट्रिक्टेड बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। बिफोर द मेंस्ट्रुएशन वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब पता है क्यों ये क्या रहता है कि जब आपकी लेट सिक्रेटरी फेज आ जाती है, कि मतलब अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉन्स्टिक होना शुरू हो जाएंगी, तो अब एंडोमेट्रियल को ब्लड नहीं मिलता है। और जब एंडोमेट्रियम को ब्लड नहीं मिलेगा तो एक तो हार्मोन जो रिड्यूस हो ही रहे हैं, हम बोलते हैं ना कि हार्मोन के रिड्यूस होने की वजह से ब्लड एंडोमेट्रियम शेडिंग होने हो गई। क्यों? क्योंकि हार्मोन कम हुए, ब्लड वेसल्स कॉन्स्टिक होना शुरू हो गई, जिसके वजह से ब्लड मिला नहीं उनको सेल्स को, एंड देन उनकी शेडिंग ऑफ होनी शुरू हो जाती है। तो ये रहता है आपका ब्लड वेसल्स का अपीयरेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कोई इश्यू है? दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हम वो पढ़ेंगे जो हमने आपको दूसरा टॉपिक लिखा था, इन्वेस्टिगेशन, जो आपको करानी चाहिए। और अभी आज ही की क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई इशू है तो प्लीज आस्क। नहीं है? ओके, मैं ये मान के चल रही हूँ नहीं है। चलो, अब इसके बाद हम दूसरा अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज दी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं वो करानी चाहिए फॉर दी गायनी रिलेटेड कंप्लेन्स जो होती हैं उनके लिए। ठीक है। सो या सो इन्वेस्टिगेशंस पहली आपकी आती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। आप सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कि पेशेंट बोलता है मैंने टुकड़े की जांच कराई थी, ऐसे बोलता है बहुत वेग लैंग्वेज में, टुकड़े की जांच कराई थी। और अगर कोई फीमेल बोल रही है कि मेरे बच्चेदानी से टुकड़ा लेके जांच करी थी, सो दैट इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ओके, कंफ्यूज मत होना कि ये टुकड़ा का क्या हो गया। सो दिस इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये मतलब जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, उनका अपीयरेंस देखा जाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब ये कराई क्यों जाती है, कब कराई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पेपर के लिए। सो एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो होती है वो एक ओपीटी प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ओटी वगैरह में ये चीजें होती हैं, नहीं। माइनर ओटी में, एक ओपीटी प्रोसीजर में ये चीज हो सकती है। डन एज अ ओपीटी प्रोसीजर बाय अ डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। डीएनसी ये सबने सुना होगा कि अच्छा डीएनसी हो गई, उसकी डीएनसी हो गई। डीएनसी इज डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, मतलब वजाइना को डायलेट करो, क्यूरेटेज मतलब खरोदना। ठीक है, क्यूरेटेज कर दो टिश्यूज को। सो दैट इज डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। सो एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो है, जो एक तरीका है फॉर डायग्नोसिस के लिए भी है एंड फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए भी है। डायग्नोसिस के लिए क्यों? मतलब सपोज कोई बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, ईटी थिकनेस बहुत ज्यादा आ रही है उसकी, तो आपको देखना है कि कहीं उसको कहीं कोई कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया, तो आप उसके लिए ऑफकोर्स डायग्नोसिस करोगे। एंड इन एलोपैथिक फील्ड, जब भी कोई फीमेल है बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग कर रही है, मेडिसिन से उसको आराम नहीं मिल रहा है, सो दे गो फॉर डीएनसी, कि फॉर अ टाइम बीइंग वो टिश्यूज को वो स्क्रेप कर दें जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए। तो ऐसा ये एक प्रोसीजर होता है। ऑफकोर्स हम होम्योपैथी में नहीं एडवाइस करते हैं किसी भी पेशेंट को, बट इन एलोपैथी ऐसा होता है। सो इट इज अ थेरेपेटिक पर्पस ऑल्सो एंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस ऑल्सो। ठीक है। सो डायग्नोसिस किस किस कंडीशन में करा सकते हो आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी को लेके, मतलब क्या क्या बीमारी है ऐसी जो आप डायग्नोस कर सकते हो बाय द मीन्स ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी? इट इज इनफर्टिलिटी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जेनाइटल टीबी एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं वो डायग्नोसिस हो सकती हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए। ये क्लास ना 1 मिनट में खत्म हो रही है तो मैं खुद ही एंड कर रही हूँ अब। फिर जैसे मैं रीजॉइन लिखूंगी वहां से रीजॉइन कर लेना। ओके।